हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का वीडियो का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से लिया गया है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि जब किसी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मतलब कि एक आयन बनाना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं एक गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम को आयन बनाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। और क्योंकि हर बार हमको एनर्जी देनी पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। इस पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, हमेशा प्लस में रहती है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब जनरल ट्रेंड क्या कहता है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें किसी भी एक पीरियड में, तो दाएं से बाएं कैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। चलिए समझाते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा पावर है वैलेंस शेल को और अच्छे से पकड़ के रखने की। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंधा होगा न्यूक्लियस के साथ, जिससे कि हमको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो एनर्जी चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। ये तो हो गया जनरल ट्रेंड। अब देखते हैं इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है इस टॉपिक से वो है ये, अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। कह रहे हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है नाइट्रोजन से, क्यों? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है लिथियम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम कह सकते हैं लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन में 5, फिर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 और फ्लोरीन में 9, नियॉन में होते हैं 10। बट जब हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं तो हम लोग जनरली लास्ट ग्रुप को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो नियॉन है ये लास्ट ग्रुप का एलिमेंट है और ये इनर्ट ग्रुप है, तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं क्लास अपने 9th 10th 11th 12th क्लास में। तो इसकी बात हम नियॉन की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे लिथियम से फ्लोरीन तक की। तो इसमें जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जैसे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही कैपेसिटी में बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड, इट मींस उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन, इसको हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, जनरल ट्रेंड के हिसाब से बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से,
लेकिन क्वेश्चन है कि बेरिलियम की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसको जानेंगे हम जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, बेरिलियम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2। बोरॉन के लिखिए, बोरॉन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। अब देखिए यहाँ पर इन बेरिलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिससे कि हम निकालेंगे वो कहाँ पर है, s ऑर्बिटल में है ना। और बोरॉन के केस में जो लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, p ऑर्बिटल में है यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में बेरिलियम और बोरॉन में नंबर क्वांटम नंबर क्या है 2, मतलब सेम पीरियड में है, सेम इनके नंबर ऑफ शेल सेम है, 2 नंबर पे 2 नंबर पे। अब एक ही शेल के अंदर हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, तो s ऑर्बिटल को न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा जिससे कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। s ऑर्बिटल के कंपैरिजन में p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कहाँ से आई, इसके लिए हम एक और शब्द यूज करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, जो कि बुक्स में यूज किया गया है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये जान लीजिए। जब कोई न्यूक्लियस है, देखिए अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं एक न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पर फर्स्ट शेल है और ये सेकेंड शेल है, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड शेल है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाले शेल की। अब इस शेल के अंदर हम कह सकते हैं कि 2 सब शेल्स है ना, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, ठीक है। तो अब देखिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखिए, s ज्यादा पास है और p ज्यादा दूर है ना। s पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और p पे थोड़ा कंपैरेटिवली कम लग रहा है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट कहा रहा है p ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है, वो s ऑर्बिटल जो 2s ऑर्बिटल है इनके इलेक्ट्रॉन के कारण कम हो जाता है। तो p इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इट मीन्स यहाँ पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी p इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। दैट्स वाई बेरिलियम बोरॉन हैज लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। बेरिलियम में बहुत टाइटली हेल्ड है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज हायर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। Sorry, I think something went wrong. Beryllium has, let me rub this. हम कह सकते हैं बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बोरॉन के कंपैरिजन में। करेक्ट, अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि बेरिलियम से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है और वो बहुत ज्यादा टाइटली अटैच्ड है न्यूक्लियस से, इसलिए जितने ज्यादा पावर से अटैच्ड है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है वो, उतना ही ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। नाउ जनरल ट्रेंड में क्या है, पहले नाइट्रोजन आता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है और फिर क्लोरीन आता है। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऐसे होना चाहिए, नाइट्रोजन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 एंड 9।
तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उसी तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ये तो जनरल ट्रेंड है। अब लेकिन कह रहा है कि ऑक्सीजन हैज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होगा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं नाइट्रोजन का क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पहले बोरॉन और बेरिलियम में हमने डिस्कस किया s और p ऑर्बिटल की, लेकिन यहाँ तो दोनों ही कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, p ऑर्बिटल में, यहाँ भी और यहाँ भी, यही इसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस केस में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबशेल्स की, और कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके हिसाब से p ऑर्बिटल को हम 3 सबशेल्स में बांटते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के केस में देखिए क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा आएगा। ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सारे सबशेल्स में जाता है, फिर जो बचते हैं वो फिर से रिपीट होते हैं। तो चौथा आया है तो ये चौथा अगेन फर्स्ट वाले सबशेल में जाएगा। नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, सेम वही रूल, 3 सबशेल्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं सी, तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, दूसरा सेकंड में, तीसरा थर्ड में। अब यहाँ कोई चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3 सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इन केस ऑफ ऑक्सीजन एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस कंडीशन से बाहर निकालना चाहेगा, जिससे कि यहाँ पर जो कि एनर्जी हम इसको देंगे रिमूव करने के लिए वो कम रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आप बाहर जाना चाहता है, तो इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाएगी, ये अपने आप शेल छोड़कर बाहर निकल जाएगा। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन केस ऑफ ऑक्सीजन we can say less energy required, करेक्ट। उसी तरह अगर हम नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग सबशेल में है, और जो कि बहुत ही स्टेबल कंडीशन है, तो यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के केस से कंपैरिजन करें तो ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, हम ये टर्म कह सकते हैं, जो कि हमने प्रूव कर दिया। सो वी कैन से ऑक्सीजन आयनाइजेशन एंथैल्पी of oxygen is lower than the ionization enthalpy of nitrogen. Proved? आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगर हम बेरिलियम बोरॉन की बात करेंगे तो वहां s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, और इफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा p सबशेल के अंदर। सो ये दोनों पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। सो अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कहीं भी डाउट हो, कुछ भी नहीं, कहीं एक भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो रहा हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाती रहूं आपके लिए केमिस्ट्री पर, तो suggest me the topics. Okay, thank you.